विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। कल हमने 10वीं क्लास का पहला पार्ट शुरू किया था जिसमें हमने महाजनपद पढ़ा था। आज हम उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो 326 ईस्वी के लगभग मगध पर धनानंद नामक राजा का शासन था और जनता इससे दुखी थी। इसका फायदा उठाकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मगध का ये शासक बना था और 322 ईसा पूर्व इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कई बार देखो चाणक्य की पुस्तक का नाम पूछते, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी पुस्तक का नाम क्या है। तो चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। 1 नंबर का प्रश्न ये पूछते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ये प्रथम अखिल भारतीय सम्राट था, यानी इसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। और 305 ईसा पूर्व में उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया तथा उसकी पुत्री थी हेलेना, उससे उसने विवाह किया था। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूनानी राजदूत था उसका नाम क्या था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो ये मेगस्थनीज आपको याद रखना है। और मेगस्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्ध अवस्था में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु नामक एक जैन जो श्रवक थे उनसे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली। और श्रवण बेलगोला मैसूर यानी कर्नाटक में जो है उसमें उन्होंने अंतिम समय में अपना शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र आता है बिंदुसार। और यूनानी लेखक है वो बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहते थे, ये ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं। और बिंदुसार इसका नाम यूँ पड़ा क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो उनके माथे पे काला बिंदु का निशान था। अब बिंदुसार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो ये है कि बिंदुसार के समय किस यूनानी शासक ने किस राजदूत को भेजा। तो ये यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम और इसने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। और मिस्र का जो नरेश था फिलाडेल्फस, इसने डायनीसियस राजदूत को इसके दरबार में भेजा था। और वैसे बिंदुसार के समय यूँ कहते हैं कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिसका दमन करने के लिए पहले तो इसने अशोक को भेजा और बाद में अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। तो ये बिंदुसार की मुख्य जानकारी थी। उसके बाद में हम आते हैं अशोक, जिस पे बड़ा प्रश्न भी बनता है और पूछने की ज़्यादा गुंजाइश है। और अशोक है ये बिंदुसार का पुत्र था। और मास्की और गुजरा ये 2 अभिलेख हैं, इसमें उसका नाम सर्वप्रथम हमें अशोक मिलता है। इन दोनों अभिलेखों के बारे में पूछते हैं कि अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेखों में मिलता है। तो ये 2 हैं, मास्की और गुजरा। इसके अलावा अशोक ने अनेक उपाधियां भी धारण की थी, जैसे देवानामम पियदस्सी, ये उपाधियां इसने धारण की थी। और विदिशा की राजकुमारी से इसने विवाह किया था, जिससे इसकी एक पुत्री हुई थी संघमित्रा और एक पुत्र उत्पन्न हुआ था महेंद्र, जिसको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। और अशोक का साम्राज्य वो काफ़ी विशाल था। कश्मीर, खोतान और अफगानिस्तान पर भी अशोक ने विजय प्राप्त थी। कहते हैं कि जैसे तमिल प्रदेश को छोड़ दो ना तो लगभग पूरा भारत है वो अशोक के अधीन था। अब है अशोक की जो महत्वपूर्ण विजय है वो है कलिंग विजय। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। और हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर माना जाता है कि उस समय कलिंग में नंदराज का शासन था। तो कलिंग पर आक्रमण किया तो उसमें 1 लाख लोग मारे गए। तो इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ था ना, उसके बाद अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि आज से मैं शस्त्र के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बहरी घोष के स्थान पर इसने धम्म घोष की घोषणा की थी। और अशोक ने उसके बाद में जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य भी किए थे, जैसे कई गुफाओं का उसने निर्माण किया था और भूमिकर भी उसने कम कर दिया था। और उपगुप्त नामक एक जो बौद्ध भिक्षुक था जिससे इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उपगुप्त के बारे में नाम पूछ लेते हैं कई बार कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था, तो वो था उपगुप्त। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में तो अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। और एक रुम्मनदेही अभिलेख है जिससे हमें ये विदित होता है कि वहाँ पर इसने जो भूमिकर है वो 1/6
से घटाकर 1/8 कर दी थी। इसके बाद आता है अशोक का धम्म, जिस पे प्रश्न पूछा जाता है। धम्म किसे कहते हैं? तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहते हैं। अब धम्म में क्या है? अशोक ने ये धम्म की जो परिभाषा है ना, वो आप अपने वो 7वें अभिलेख में इसने धम्म की परिभाषा दी है, जिसमें उसने ये कहा है कि अपने पाप कर्म से आप निवृत्त रहो, विश्व का कल्याण करो, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि, ये सारी चीज़ धम्म में शामिल है। जैसे आदमी का स्वभाव साधु स्वभाव होना चाहिए, जनता के कल्याण में हमें जनता की भलाई करनी चाहिए, और प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, माता पिता की और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये अशोक के सारे धम्म में उसने बताया है। और एक भाब्रू अभिलेख है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के जो त्रिरत्न थे, वो त्रिरत्न में उसने अपनी आस्था प्रकट की थी, और वो बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, ये थी। इसके अलावा अशोक की धम्म यात्रा क्या है? तो अशोक से पूर्व जितने भी राजा थे वो क्या करते थे? विहार यात्रा करते थे, यानी शिकार वगैरह करते थे। अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध जो धर्म के स्थान थे उन स्थानों की यात्रा करना उसने शुरू किया था, जिसे हम कहते हैं धम्म यात्रा। और धम्म यात्रा में उसने क्या किया था? जैसे ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को ये स्वर्ण दान करता था उस यात्रा के समय। इसके अलावा है अनुसंधान। तो अनुसंधान किसे कहते हैं? अनुसंधान का अर्थ यह नहीं है कि किसी चीज़ की उसने खोज की है। अशोक क्या करता था कि अपने राज्य काल में जो कर्मचारी थे, जो राजयुक्त थे, युक्तक थे, उनको प्रति 5 वर्ष धर्म के प्रचार हेतु यात्रा पर भेजता था, जिन्हें कहते हैं अनुसंधान। इसके अलावा अशोक ने वो धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति की थी। जो धम्म महामात्र क्या करते थे? धम्म का प्रचार प्रसार करते थे और कल्याणकारी कार्य करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करते थे। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा है वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली थी। अशोक ने अपने जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, लेकिन मनसेरा तथा शाहबाजगढ़ी ये जो अभिलेख है ये इसके खरोष्ट लिपि में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रथम को। उसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी थे वो सारे कमज़ोर थे, और जो अंतिम मौर्य सम्राट था वो था बृहद्रथ। इसके बारे में भी पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यकालीन जो प्रशासन है वो 2 भागों में बंटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता है, और तीर्थ का जो अध्यक्ष है वो कहलाता था महामात्र। ये अपनी जो जैसे अपने भी कैबिनेट में विभाग होते हैं, जैसे वित्त मंत्री है, वित्त विभाग का अध्यक्ष होता है, कोई कृषि विभाग है, कोई पेट्रोल विभाग है, उसी तरह ये विभाग थे जो उन्हें उस समय कहते थे तीर्थ। और अशोक वो केंद्रीय प्रशासन में सबसे जो उच्च स्तर का जो अधिकारी था वो सम्राट होता था, और अशोक खुद है वो ही अधिकारी, सबसे सर्वोच्च अधिकारी था। और कौटिल्य ने ये बताया कि उस समय राज्य के 7 अंग थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये थे। और मुख्यमंत्री और जो राजपुरोहित इम्पोर्टेंट था, और उनकी नियुक्ति है वो उनके चरित्र की एकदम भली भांति जांच के बाद ही अशोक करता था। इस क्रिया को कहते थे उपदा परीक्षण, कि भाई मंत्रियों की जांच वगैरह करने के बाद ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। अब केंद्रीय प्रशासन में जो इम्पोर्टेंट 4-5 अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहला है समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था? आय व्यय का ब्यौरा रखता था, बजट तैयार करता था, राजस्व एकत्रित करता था, जैसे वर्तमान में अपने वित्त मंत्री करते हैं। उसके बाद में आता है सन्निधाता, जिसे हम कोषाध्यक्ष कहते थे। ये कोष क्रय और अन्नागार का राज्य में निर्माण करता था। इसके अलावा अर्थशास्त्र में हमें 26 विभागों का वर्णन भी मिलता है। एक होता है शीताध्यक्ष, जो कृषि से संबंधित समस्त कार्य करता था। इसके अलावा होता था पण्याध्यक्ष, जो व्यापार वाणिज्य का संचालन करता था। एक होता था सूत्राध्यक्ष, जो कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। एक होता था लूनाध्यक्ष, जो बुच्चड़ी खाने का अध्यक्ष होता था। इस प्रकार ये कई अध्यक्ष होते थे, और इस तरह ये बताया है कि अर्थशास्त्र में कि ये इस तरह 26 विभाग होते थे। इसके अलावा आता है प्रांतीय शासन। अशोक के समय वो मगध राज्य वो 5 प्रांतों में बंटा हुआ था, जैसे उत्तरापथ है, अवंती राष्ट्र है, कलिंग है, दक्षिणापथ है और मध्य देश। ये 5 जो प्रांत थे, इन 5 प्रांतों में
जो वहाँ का राजकुमार या कोई आर्यपुत्र वो ही इनका शासन चलाता था, जो एकदम विश्वासी आदमी होते थे। और ये प्रांत है, ये विषय में विवेक थे। जैसे अपने राजस्थान एक प्रांत है और उसके बाद अपना मान लो जिला है, तो वो प्रांत है वो विषय में विवेक था, जिसे वर्तमान समय में हमें एक तरह से जिले के समान मान सकते हैं। और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको कहते थे स्थानिक, जैसे आजकल अपने जिला कलेक्टर होते हैं उसी तरह। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसका मुखिया कहलाता था गोप। लेकिन ये गोप है अपने गांव की तरह नहीं था, ये 10 गांवों का शासन संभालता था गोप, ठीक है। इसके अलावा आता है नगर प्रशासन। तो मेगास्थनीज क्या कहता है कि उस समय नगर का शासन प्रबंध है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, और उसमें क्या थी 6 समितियां बनी हुई थी, और उन समितियों में 5-5 सदस्य थे, यानी 5 सदस्य मिलकर 6 समितियां बनाएंगे तो वो 30 हो जाएंगे। और जैसे प्रथम समिति थी जो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करती थी, तीसरी थी जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी, चौथी समिति वो व्यापार वाणिज्य का संचालन करती थी, पांचवी समिति है कोई वस्तु का क्रय विक्रय का करती थी, और छठी समिति वो कर वसूल करती थी। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसके अलावा है सैन्य विभाग। सैन्य विभाग भी 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। और सेना का प्रबंधन या सर्वोच्च जो अधिकारी था वह कहलाता था अंतपाल। और ये 5 जो विभाग थे सेना में, उसमें था पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना, ये 5 उसमें विभाग थे। और मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 6 लाख तो पैदल, 50,000 अश्वराही, 9,000 हाथी और 800 रथों से उसकी एक बहुत ही विराट सेना थी। अशोक की न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में है सम्राट है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और निचले स्तर पर छोटे छोटे ग्राम न्यायालय भी थे, जहाँ ग्रामीणी और ग्राम के वृद्ध लोग हैं वो अपना निर्णय देते थे। और सबसे ऊपर का जो न्यायालय था वो पाटलिपुत्र में स्थित था। और न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, एक होता है धर्मस्थलीय न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय है, इसमें क्या होता था जैसे चोरी, डाके, लूटपाट, मारपीट, इनके मामलों का निपटारा होता था। जैसे वर्तमान समय में अपने जो दीवानी विवाद आते हैं वो सारे इसी में आते थे। ये लूटपाट के जो मामले थे उस समय उनको कहते थे साहस कहा जाता था। और दूसरा है कंटक शोधन। ये कौन सी अदालत थी? ये फौजदारी अदालतें थी कंटक शोधन, और इनमें जो ज़मीन जायदाद के मामले का निपटारा होता था। और नगर का जो न्यायाधीश था वो व्यवहारिक, महामात्र, और जनपद का जो न्यायाधीश था उसको कहते थे हम राजुक। तो ये था मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। अब अंतिम है अपने मौर्यकालीन प्रशासन। तो मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार है समाज में 7 जातियाँ थी। देखो जातियाँ वो नहीं थी जो अपनी आज है जातियाँ, उस समय मेगास्थनीज जो 7 जातियाँ शामिल की थी उसमें था दार्शनिक, किसान, पशुपालक और शिकारी, शिल्पी या कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और शासक वर्ग। ये 7 जातियाँ मेगास्थनीज ने उस समय बताई जाती है। और लेकिन मेगास्थनीज ने अपने जो जातियों का वर्गीकरण किया ना, उसमें उसने जाति, वर्ण और व्यवसाय ये किसी का अंतर भी नहीं रखा था। और मौर्य काल में जो स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो स्मृति काल है उससे ठीक थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह की भी थोड़ी सी उनको आज़ादी दे रखी थी। तो ये अपना हो गया आज मौर्य काल। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश। धन्यवाद।